जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आइए, बहुत बढ़िया होंगे। हम बात करने वाले हैं आज आपके सेट नंबर 8 की। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी अभी तक 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके यूपीजी के होते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा एक सेट बनाया जाता है जैसे कि आपके एग्जाम में आता है मॉडरेट, और अभी जो एग्जाम में आ रहा है उसी के बेस पर तैयार किए जाते हैं। तो जिनको भी आगे एग्जाम देने वाले यूपीटी+सी का और जिनके एग्जाम है तो ये जरूर देखें। पूरी प्ले लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये पूरा सेट आप जब लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्यारे क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे कि देखो, पहले आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। मतलब यहाँ से आपका स्टेटमेंट बेस पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन गलत है। वेबसाइट को इंटरनेट पर स्टोर और एक्सेस करने की सेवा होस्टिंग कहलाती है। ये आपका सही है। जो होस्टिंग होता है तो कोई एक बता, आप जैसे आप देखते हो ना, कहीं पे इवेंट होता है तो वहाँ पे एक होस्ट कर रहा होता है, तो इससे एक्सेस करता है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करता है, वो आपको सभी के बुलाता है बारी बारी से ऐसा, तो सेवा प्रदान करता है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? होस्टिंग कहलाता है। तो राइट हो गया आपका। इंटरनेट कनेक्शन की गति को मापने की इकाई बैंडविड्थ कहलाती है। राइट, आपके इंटरनेट के जो स्पीड मापने की इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं ना। ठीक। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, यानी डिजिटल करेंसी है। डिजिटल मुद्रा मतलब डिजिटल करेंसी, ये भी सही है। सुरक्षित और निजी इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क बीआईपी है। बीआईपी नहीं होता, बीपीएन होता है। क्या होता है आपका? बीपीएन होता है। आपको बीपीएन का फुल फॉर्म बताना है कमेंट में। ठीक है, बीआईपी नहीं, बीपीएन होता है। ठीक है, तो आपका ये वाला हमारा राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? गलत कथन चुनिए। हमें गलत चुनना, तो गलत हमारा कौन सा? ये वाला है। ठीक। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग टूल्स है, इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग टूल्स है जो क्लाउड बेस पे काम करता है? यानी क्लाउड को आपको पता है कि वह स्टोरेज जो आपका इंटरनेट पर स्टोर रहता है। मतलब आपको जैसे लॉगिन करते हो, आईडी से लॉगिन करते हो तो आपका डाटा पर स्टोर रहता है, तो वैसे स्टोर रहे। तो क्विक बुक्स होता है, इसमें आपका क्लाउड के बेस पे काम करता है। जोहो बुक्स भी ये भी काम करता है, टैली भी काम करता है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग जो टूल्स होते हैं ये सभी हो जाएंगे। ठीक। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन का उपयोग करके इमेज डाटा से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? ये सभी छांटने के काम आते हैं, और ये सभी आपको पता है कि इनमें से कौन सा है। तो इनकी ये आप यदि जो बुक्स दी गई तो उसको आपने रीड किया हो तो उसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपको इसमें पूछ रहा है, इनमें सिर्फ से फुल फॉर्म लिखा है ना। तो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन का उपयोग करके इमेज डाटा के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या यूज किया जाता है? आपके आरएन होता है, सीएनएन होता है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे एनएलपी होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऐसे ही आपका एक सीएनएन होता है। क्या होता है आपका? सीएनएन। तो यह आपका ये क्या करता है? जो इमेज होती है उनको क्लस्टरिंग करता है, यानी छांटा का एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल आपका, निम्न में से कौन सा बिग डाटा की विशेषता नहीं है? तो बिग डाटा की विशेषता नहीं है, मतलब वैरायटी भी होती है, वैरायटी भी होती है, वेलोसिटी भी होती है। तो वैरायटी और आपका वेलोसिटी और वैरायटी, ये सभी आपके बिग डाटा की विशेषताएं होती हैं। 4-5 विशेषताएं होती हैं, तो ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा नहीं है, तो हमारा नोट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये सभी तो होते हैं, तो इनमें से नहीं है तो नोटा मतलब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका, कौन सा मशीन लर्निंग रिग्रेशन डेटा पॉइंट्स के बीच संबंध को रेखीय रूप में प्रस्तुत करता है? मतलब लाइन के रूप में कौन सा करता है, रेखीय रूप में कौन सा यहाँ पे उपयोग करता है? तो देखो, यहाँ पे आपका आ रहा है कि कौन सा मशीन लर्निंग का रिग्रेशन, वह रिग्रेशन कौन सा है जो डेटा पॉइंट्स के बीच संबंध को रेखा के रूप में प्रस्तुत करता है? लाइनर मतलब रेखीय हो जाएगा, तो पहले आपका यही सही हो गया। तो लाइनर मतलब रेखीय रिग्रेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल आपका, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में चार्ट का उपयोग क्या होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में चार्ट का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो आप सभी को पता है किस लिए करते हैं? डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। नहीं, आपका चार्ट का स्टोर डाटा बस स्टोर करने के लिए नहीं करते, क्योंकि उसमें स्प्रेडशीट में ऑलरेडी ऐसे आपका क्या बने होते हैं, या आपके रो बने होते हैं और ऐसे आपके कॉलम बने होते हैं, तो ऑलरेडी उसमें चार्ट बना, तो उसमें चार्ट का उपयोग क्यों करेंगे एक्स्ट्रा? जब एक्स्ट्रा करते हैं तो क्या काम होता है? डाटा हार्ड प्रिंट करने के लिए, रॉन्ग, डाटा को ग्राफिकल बनाने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डाटा को जो ग्राफिकल रूप में, इमेज के रूप में बनाने के लिए हम यूज करते हैं चार्ट का। किसका यूज करते हैं? चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, भारत में कौन सा संस्थान डिजिटल भुगतान को प्रमोट करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपका कि भारत में डिजिटल भुगतान को, मतलब डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा प्रोत्साहन करने वाला कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? तो PRBI रॉन्ग, SBIC रॉन्ग, SEBI यानी SEBI रॉन्ग, NPCI। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा, NPCI। NPCI इसका राइट आंसर। जो NPCI है आपका, तो ये आपका क्या करता है कि डिजिटल पेमेंट के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन करता है, ताकि भारत में डिजिटल पेमेंट ज़्यादा हो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है।
क्लाउड, क्योंकि ये पहले एनपीसीआई का फुल फॉर्म वगैरह पहले के सेट में करवा चुके हैं, तो आप इसके आंसर आपको बताने हैं। अगला सवाल है आपका, क्लाउड कंप्यूटर में LAS, ये सॉरी IAS है, LAS नहीं है, IAAS का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको ये बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनोवेशन एज अ सर्विस नहीं, इनोवेशन एज ए सर्विस नहीं होता आपका, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस ये भी नहीं होता आपका। इंटरनेट एज अ सर्विस ये भी नहीं होता। तो आपको बचता लास्ट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो क्लाउड एंड कंप्यूटिंग में IaaS का तात्पर्य होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक। अगला सवाल देखते हैं आपका, कौन सा प्रोटोकॉल IoT में डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोगी है। तो IoT में वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे IoT की बात कर रहा है। फाइल, इसका तो देखो पता है, आपको पता है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, लेकिन फाइल साधारण भेजने के लिए होता है ना, इंटरनेट में जो डाउनलोड और शेयर करते हैं वो सब हो गया। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMT को तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है। बट यहाँ पे आपका पूछ रहा है कौन सा प्रोटोकॉल IoT में काम करता है। तो IoT में स्पेशल कौन सा काम करता है, MQTT करता है। कौन सा काम करता है, MQTT जो है आपका, यह प्रोटोकॉल किस में काम करता है, डेटा ट्रांसफर के लिए IoT में काम करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, D हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि वर्ड प्रोसेसिंग में फॉर्मेट पेंटर, तो वर्ड प्रोसेसिंग में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में फॉर्मेट पेंटर किस लिए करते हैं, तो देखो फाइल को प्रिंट करने में, नहीं, एक जैसे फॉर्मेटिंग को कॉपी करने में। राइट, आपका क्या हो जाएगा, एक जैसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने में हम यूज करते हैं किसका, फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, एक जैसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, ठीक। कोई डाउट इसमें। वाई आई जैसे यदि आपसे फॉर्मेट प्रिंटर को आप देखने जाए तो आपका MS वर्ड के होम टैब में पहले ग्रुप जो होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, कौन सा होता है आपका, क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। वहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। क्या मिल जाएगा, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे सेम फॉर्मेटिंग हमें करनी कहीं पे किसी टेक्स्ट पे दूसरी जगह, तो वही आप कॉपी करके कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग संबंधित कथन नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऐसा कथन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित नहीं है। तो इंटरनेट पर डाटा को स्टोर करने की सुविधा क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। क्लाउड संसाधनों के मांग के अनुसार स्वचालित रूप से घटाना बढ़ाने का काम ऑटो स्केलिंग कहलाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्लाउड में स्टोर डाटा को सुरक्षित करने के लिए डाटा एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। डाटा एन्क्रिप्शन मतलब डाटा को सुरक्षित करना, डिकोड करना, तो ये आपका ये भी सही है। डाटा से पैटर्न को ट्रेड्स निकालने की प्रक्रिया डाटा माइनिंग कहलाती है। रॉन्ग, डाटा माइनिंग ये नहीं होता आपका, डाटा को खोज करना ये प्रक्रिया ट्रेड्स करना नहीं होता आपका, राइट। क्या होता है, डाटा माइनिंग होता है, खोजना होता है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, D नंबर। यहाँ पे कह रहा कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है इसका, ये बात कर रहा था। तो क्लाउड कंप्यूटर से डाटा माइनिंग नहीं होता संबंधित, क्लाउड कंप्यूटर से डाटा माइनिंग बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। अब आपसे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वह कौन सा कंप्यूटर है। तो वह जो लगातार मानों का उपयोग करता है, वह जो लगातार वह जो संख्या की बजाय शब्दों का उपयोग करता है। रॉन्ग, वह जो विश्लेषण के लिए बड़े डाटा का उपयोग करता है, नहीं होगा। वह जो गणनाओं समाधान के लिए केवल एक फार्मूला का उपयोग करता है, ये भी नहीं होगा। तो आपको बचता कौन सा यहाँ पे, कि वह जो लगातार मानों का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है, मानों का उपयोग करता है, मतलब वैल्यूज का उपयोग करता है, उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आपके। अगला आपका है GPS का फुल फॉर्म क्या है। तो GPS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, या फिर आपका ग्लोबल पोजीशनिंग, देखो ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम नॉट, जनरल पोजीशनिंग सिस्टम नॉट, इज रॉन्ग, जनरल प्रोसेसिंग सिस्टम रॉन्ग। तो बचता हमारा कौन सा है, B नंबर आपका, जनरल ग्लोबल पॉइंटिंग पोजीशनिंग, सॉरी पोजीशनिंग सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, B नंबर हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगला सवाल आपका, ई गवर्नेंस के मुख्य घटक कौन से हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि ई गवर्नेंस का निम्न में से मुख्य घटक कौन सा। बात ई गवर्नेंस की कर, बहुत बेहतरीन सवाल है। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों संबंधित हो जाता है ना, वो तो गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको देख कस्टमर टू कस्टमर या सिटीजन टू सिटीजन हो गया, सिटीजन टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये नहीं होगा आपका। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस नहीं होगा, C2C कस्टमर टू कस्टमर या तो सिटीजन टू सिटीजन नहीं होगा, सिटीजन टू गवर्नमेंट ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, E नंबर हो जाएगा, ये आपको याद रहे। अगला सवाल है आपका,
स्मार्टफोन में स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आप लोगों के पास स्मार्टफोन सभी के पास है, और आप अपने मोबाइल का यदि स्टोरेज बढ़ाना होता है तो आप क्या करते हो? सिंपल से एक चिप लगा देते हो ना, मेमोरी कार्ड लगा देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एसडी कार्ड। क्या बोलते हैं? एसडी कार्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है। अब आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको कैसा लग रहा है आपको कमेंट में बताना है। ये दोस्तों को सभी को बताओ, क्योंकि जानकारी आपके टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो सभी लोगों को फ्री में उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ के वहाँ पे भी लाइव क्यूज के माध्यम से भी कर सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारी क्यूज यूपी जीके पड़ी हुई हैं, एसपी जीके के नाम से आप सर्च करेंगे जब। उत्तर प्रदेश के पर्यटन कावड़ परिपथ में निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल शामिल नहीं है? मतलब जो सर्किट है ना, पर्यटन सर्किट है, जिनको परिपथ बोलते हैं, हिंदी परिपथ बोलेंगे। तो पर्यटन सर्किट जो आपके कितने हैं? लगभग 12 है ना, 12 परिपथ आपके सर्किट हैं। जो पर्यटन सर्किट जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने शुरू किया था, मतलब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ पे आपका एक कांवड़ परिपथ की यहाँ बात करें, कांवड़ परिपथ का संबंध किससे है? तो कांवड़ परिपथ का बागपत और गोंडा है, गाजियाबाद और अयोध्या है, लखीमपुर और कलिया भी हो जाता है, तो सभी आ जाते हैं। लखीमपुर हो जाता है, और इलाहाबाद रामपुर। इलाहाबाद रामपुर नहीं संबंधित है ना, तो यहाँ पे स्थल शामिल नहीं है, तो यहाँ मैं शामिल की बात कर रहा था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये वाला हो जाएगा, इलाहाबाद और रामपुर। इसका क्या है? इलाहाबाद रामपुर इसमें शामिल नहीं है आपका, ये आपका अलग शामिल है ना। तो कांवड़ परिपथ में लखीमपुर खीरी हो गया, गाजियाबाद अयोध्या हो गया, बागपत गोंडा हो गया, और आपका कलिया भी आ जाता है। ठीक है, कलिंजर भी हो जाता है। अगला सवाल है कि भारत सरकार की हृदय योजना के अंतर्गत विरासत शहर के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को चयनित किया गया है? तो जो भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, हृदय योजना, जिसमें शहरों को विरासत शहर, जैसे आपका यहाँ पे कुछ विरासत हमारी है, संस्कृति विरासत, उसको विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को चयनित किया गया है? तो आपका पीलीभीत, बलिया, मथुरा, कानपुर। मथुरा को है क्योंकि मथुरा शैली में बहुत सारी चीज़ें, इमारतें वगैरह बनी हैं, तो उसमें किसको चूज किया गया? तो मथुरा को किया गया। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धार्मिक त्यौहार जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? दौर नहीं, यहाँ पे याद है, दौर नहीं, यहाँ पे क्या है? द्वारा, द्वारा है, आपको याद रहे। ठीक है, द्वारा है। तो निम्न में से कौन सा धार्मिक त्यौहार जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा, मतलब बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। प्रकाश उत्सव आपका, ये शायद प्रकाश उत्सव आप यदि देखेंगे तो ये भी उनके द्वारा मनाया जाता है, वैसे सिखों के द्वारा मनाया जाता है या फिर हिंदू के द्वारा मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा आपका हिंदू के द्वारा मनाया जाता है। वर्षी तब जो होता है आपका, तो वर्षी तब आपका मनाया जाता है जैन धर्म के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है? तो यानी कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है? और देखो यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय दे रखे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी राज्य विश्वविद्यालय है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय आपका कौन सा है? राज्य विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कौन सा? यह केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ये कौन सा? राजकीय विश्वविद्यालय है। ठीक, आगे देखते हैं। हिंदी निम्न में से समाचार और संस्थापक में कौन सा गलत है? मतलब समाचार और संस्थापक यहाँ पे गलत पूछ रहा है। ठीक है, स्वदेश का दशरथ प्रसाद द्विवेदी राइट है। स्वदेश समाचार पत्र का जो आज़ादी के मतलब आंदोलन के समय उन्होंने किया था, स्वदेश का दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और आज का किया था शिव प्रसाद गुप्त, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट का किया था मोतीलाल नेहरू, ये भी राइट है। हिंदी प्रदीप का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आपको पता ना, सत्यपति उनका जैसे भारतेंदु ऐसे ही बहुत सारी की थी, शायद कवि वचन सुधा हो गई, जैसे बहुत सारी उन्होंने पत्रिकाएं की थी। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप इनकी रचना नहीं है, वो सारी इनकी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, दूसरे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखते हैं आपको, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ राज्य में शिक्षित युवाओं की तैयारी के उद्देश्य से कब किया गया था? तो यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्युदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षित युवाओं की तैयारी में सहायता किया जाए। जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस होगा और बड़ी बड़ी कुछ वैकेंसी, नीट जेई वगैरह की तैयारी करने के लिए फ्री में तैयारी करवाती है। तो इसकी कब की गई थी? 22 मार्च 2009, 21 फरवरी 2020, 15 फरवरी 2021। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 फरवरी 2021 हो जाएगा। ठीक है, तो अभ्युदय योजना का संबंध 2021 से है। 2021 में ये शिक्षित युवाओं के अच्छे से तैयारी करवाने के लिए फ्री में उपलब्ध करवाई गई थी, यह शुभारंभ हुआ था इसका। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? अब ये बहुत बेहतरीन सवाल है, नॉलेजेबल क्वेश्चन ही, आपको नॉलेज होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे ना। तो देखते हैं, माड़ और रॉकर, निम्न में से कौन सी मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? माड़ और रॉकर नहीं पाई जाती है, ये तो पाई जाती ना, माड़ और रॉकर।
यहाँ पे खादर और बांगर, खादर बांगर तो पाई नहीं जाती, मतलब बुंदेलखंड से पाई जाती, उत्तर प्रदेश पाई जाती, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती। खादर बांगर बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती, पारवा और काबर आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी खादर और बांगर बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती। आप लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते तो नोट भी करते रहिए, बहुत बेहतरीन है, आपको रिवीजन के लिए काम आएंगे। आगे देखते हैं आपको यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र फल में जो क्षेत्र है उसमें से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, वो तो पता है आपको, नलकूपों के द्वारा, लेकिन कितने प्रतिशत नलकूप और कुएं के द्वारा, दोनों के द्वारा की जाती है। तो आपका क्या है यहाँ पे देखो 14.9 मतलब नलकूपों के द्वारा की जाती है, 15.36 शायद कुएं के द्वारा की जाती है, ऐसे आपका है कुछ ना। और आपको यहाँ पे 84% आपका किसके द्वारा की जाती है, आपका नलकूप और कुएं के द्वारा की जाती है, दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, गोरखपुर का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो गोरखपुर का शोक यानी गोरखपुर का शोक किस नदी को हम कहते हैं, किस नदी को जाना जाता है। तो सरयू, सरयू तो इधर किनारे बस आपका यमुना आगरा मथुरा हो गया। तो आपके यहाँ पे राप्ती नदी को क्या कहते हैं, गोरखपुर का शोक कहते हैं। इसी नंबर इसका राइट आंसर होगा, गोरखपुर का शोक किसे कहते हैं, राप्ती नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से चित्तौरा झील का संबंध किस जिले से है। अब यहाँ से बात कर रहा है चित्तौरा झील। तो चित्तौरा झील का संबंध किस जिले से है, उत्तर प्रदेश के वह कौन सा जिला है जिससे चित्तौरा झील शामिल है। तो आपको इसका याद है आपको बहराइच, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, बहराइच इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहराइच से आपका ये शामिल है। ठीक है, बहराइच से। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा सही है। तो मतलब इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ये कह रहा है। तो काशीराम स्मारक स्थल कानपुर, काशीराम स्मारक स्थल तो लखनऊ में है ना, कानपुर में कहाँ है। टॉय सिटी आगरा, ये तो नोएडा में है, ये तो आपका लखनऊ हो जाता है, इसका नोएडा हो जाता है। तो ये आगरा में कहाँ, आगरा में तो आपका लेदर पार्क हो गया ना, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टोनिका सिटी गाजियाबाद, ये राइट आंसर। टोनिका सिटी का संबंध कहाँ से है, गाजियाबाद से। टोनिका सिटी कहाँ है, गाजियाबाद, गाजियाबाद तो कहा जाता, कह सकते हो। ठीक है, लेदर पार्क आपका लेदर पार्क तो एक तो आपका यहाँ पे आगरा में और कानपुर में भी आ जाता है। अब कौन सा आगरा में आता है, आगरा में आपको भी आता है, आगरा में आता है लेदर पार्क, इतना याद रखो आप। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ साझा होती है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा की बात करें तो किस राज्य के साथ साझा होती है। तो आपको देखो बिहार के साथ और ज़्यादा 6 जिले लगते हैं, झारखंड के साथ 2-3, तो मतलब जिलों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेस एरिया की बात कर रहे हैं, कितने क्षेत्रफल मतलब एरिया टच होता है। तो सबसे कम टच होता है आपका हिमाचल प्रदेश से। किसे टच होता है, हिमाचल प्रदेश से टच होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। अगला है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मुझे लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चन करवा देने चाहिए जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखो इस पर आपको एक चीज़ पहले बता दें, आप सभी ये क्षेत्रफल वाले हैं, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं। आपसे पूछे जाएगा घटते क्रम में 5 वो जिले जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, 5 जिले वो जिनकी जनसंख्या कम है बढ़ते क्रम में। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि 5-6 मतलब ऐसे जिले जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा है, साक्षरता कम है, जहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा है, जहाँ का कम है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जीवंत क्वेश्चन होते हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस करें, इनको ऐसे नोट कर लें, इनको रट लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ी कन्फ्यूज कर देते हैं। अब थोड़ी में आप कन्फ्यूज जाओगे। देखो कितना मतलब एक को पता, मतलब लखीमपुर पता है सभी को, अब सभी में दे रखा है कि लखीमपुर सबसे बड़ा है। अब इसमें से 5 जिले से घटते क्रम में कौन से होंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी एक चैलेंजेस क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो लखीमपुर के बाद सोनभद्र आता है, तो पहला आपका यहाँ पे लखीमपुर हो गया, लखीमपुर, फिर दूसरा आपका सोनभद्र आता है। अब इसको मिला लेना आप बाद में, लखीमपुर हो गया, सोनभद्र हो गया। तीसरा में आपका आता है हरदोई आता है। ठीक है, चौथा आपका आता है यहाँ पे सीतापुर आता है, चौथा सीतापुर आता है। पाँचवा आपका आता है इलाहाबाद, क्या आता है जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं ना, तो प्रयागराज आता है। अब यहाँ से पहला लखीमपुर सभी में है, फिर आपका सोनभद्र 2 में है, तो ये वाले ये तो है नहीं बिल्कुल। अब आपका यहाँ पे हरदोई, सोनभद्र के बाद इसमें भी सीतापुर, तो यानी ये भी नहीं है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे क्वेश्चन आपके करने चाहिए, तो पहले आपको नोट कर लो, देख लो इस अकॉर्डिंग मैच कर रहा तो आपको वही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला सवाल है, अब इसका जस्ट अपोजिट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में बताने हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले पता है कि हमें हापुड़ है, ये तो आप ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें 3 से पता है हापुड़ है सबसे छोटा, अब उसी से बढ़ते जाएंगे ना। तब इसमें पहले हम नोट कर लेते हैं सबसे कम में, बता पहले सबसे कम में क्या है। तो पहले आपका कौन सा है, एक हापुड़ आ जाता है ना सबसे कम में, तो सबसे पहले हापुड़ आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा नोट कर लेते हैं यहाँ पे हम कि हमारा गाजियाबाद आता है। कौन सा आता है, हापुड़ से थोड़ी बड़ा कौन सा है, गाजियाबाद हो जाता है। ठीक है, फिर आप इससे देखते हैं कि हमारा इससे थोड़ी सी बड़ा और हो जाता है भदोही, तीसरे में आ जाता है हमारा भदोही। थोड़ी सी और देखेंगे तो भदोही आएगा। ठीक है, अब भदोही आ जाता है।
अब 3 क्वेश्चन हमारे मिल रहे हैं, देख रहे हैं किससे मिल रहा है। हापुड़ हो गया, हापुड़ से भी मिल रहा है, फिर गाजियाबाद, अब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा कौन सा बचता है आपका राइट आंसर हमारा, तो ये बचता है, तो यही हमारा सही हो जाएगा ना। तो बिल्कुल सही हमारा कौन सा हो जाएगा, यही वाला। तो यानी आपका हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, भदोही हो गया, शामली हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। 5 जिलों की बात करें तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था। अब उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन तो आप सभी जानते हैं, 24 जून 1950 की स्थापना होता है, मतलब इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन बनाया जाता, पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। 9 नवंबर 2000 को क्या होता है कि इस दिन ही आपका इसका विभाजन होता है, जिसमें 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया जाता ना। उत्तराखंड का नाम आपने सुना होगा, उत्तराखंड का निर्माण किया जाता 13 जिलों को काट करके 9 नवंबर 2000 को। 24 फरवरी को कुछ ऐसा विशेष नहीं इसके लिए ना। ठीक, अगला सवाल है आपका, किसान मित्र योजना का संबंध। यहाँ से कह रहा है किसान मित्र योजना, तो किसान मित्र योजना का संबंध कब है, यानी कब आया था किसान मित्र योजना। 11 जुलाई 1999 को या 18 जून 2001, 18 जून 2001 की आती है ना, 18 जून 2001 की आती है, इसमें क्या टाइम लॉस करना। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन से स्थान है। सबसे पहला आपका महाराष्ट्र का है, आपको पता है महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है, तो दूसरा आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक, पहला क्या है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करें, सबसे छोटा क्या हो जाता है, मतलब उसके दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक, अभी और भी सवाल हैं आपके यहाँ पे, देखते हैं अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। अब देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आप सभी जानते हैं कौन सा है, तो गेंदा तो नहीं है ना, कमल भी नहीं है, पलाश है। किसे कहते हैं आप, पलाश के नाम से जानते हैं, 2011 के आसपास ही एक्सेप्ट हुआ था, तो पलाश है। अब पलाश का एक दूसरा नाम होता था टिश्यू, टिश्यू हो जाता ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा ना। तो तब इसका राजकीय पुष्प कौन सा, पलाश है, जिसको टिश्यू के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक, अगला सवाल है बहुत बेहतरीन है यहाँ पे कि उत्तर से पंचायतों में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है। तो महिला आरक्षण आपको पंचायतों में देखो, चाहे कहीं भी देखो, मैं तो उस पर काश उत्तर प्रदेश में था, हर जगह 33% है। कितना है, 33%। आप देखते होंगे, यस कभी बार अभी आपने इसको सुना भी होगा, कई बार चर्चा में भी रहा है। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो देखो पहले न्यायाधीश कौन थे, वाल्टर मॉर्गन थे, और ये अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था। तो पहले तो वाल्टर मॉर्गन थे, प्रथम यदि बात करें ना, प्रथम। और कमलकांत वर्मा यहाँ से निम्न में से बात कर रहा था, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके 2 आंसर भी कहीं कहीं मिलते हैं आपका पढ़ने के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, निम्न की बात कर रहा है। तो कमलकांत वर्मा इसके राइट आंसर है ना, ये आज़ादी के बाद होते हैं। और फांसली जो वर्तमान लोकायुक्त हैं, ये कौन है, ये लोकायुक्त है, संजय मिश्र जी लोकायुक्त है ना, लोकायुक्त की बात करते हैं तो कौन है ये, संजय मिश्र जी, संजय मिश्र जी। अरुण भांसले जी प्रेजेंट के हाई कोर्ट हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो प्रेजेंट में आपके कौन है, अरुण भांसले जी हैं। ठीक, कमलकांत वर्मा ये हाई कोर्ट के बाद प्रथम थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका B नंबर हो जाएगा। कमलकांत वर्मा स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश थे। जब 46-47 में आज़ाद होता है तभी आपके ये बने रहते हैं, तो सब इसको नाम आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका यहाँ पे, बस इतने ही सवाल थे, कंप्लीट हो गए। तो आपके यहाँ पे कितने थे, आपके 20 क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपके बेहतरीन रहे होंगे। 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे। आपको कैसा लगा, और आपको ऐसे टेस्ट चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप कमेंट करके बताएं, आप हम कंटिन्यू रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी एग्जाम में सहायक होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, धन्यवाद।